है कि जो हम लोग पीएलआई जैसे स्कीम की शुरुआत किए थे, हालांकि उस टाइम इस ट्रेड वॉर जैसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी किसी ने, नहीं, उस समय भी अवसर थे, इसीलिए ही पीएलआई को डाला गया था। और कुछ जैसे एप्पल जैसे लोगों ने इसका लाभ भी लिया है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी क्षेत्र में हम लोगों ने सफलता नहीं कमाया है। नहीं, आपको लगता है कि अब उस तरीके से दूसरे चीजें भी कर सकते हैं, दूसरे चीजों में करना चाहिए जहां अवसर मिलेगा तब। मैं बोल रहा हूं ना, ये पूरे देश को एक साथ एक गुट होके इसको मतलब धक्का मारना पड़ेगा। ये ऑल ऑफ नेशन अप्रोच होना चाहिए इसमें। ये नहीं है कि ये उद्योगपति है, मैं इस पे इंस्पेक्टर करता हूं, मैं रेगुलेटर हूं। हर पूरे सिस्टम के हर कॉर्नर को फिक्स करना। हाँ, हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर बिजनेसमैन को सोचना पड़ेगा हम लोग इस अवसर का कैसा लाभ उठा पाए। ये कहना कि ये हमारे पास ये 2 साल के बाद फिर से चीन वापस आ जाएगी, तो फिर तो 2 साल के बाद तो कुछ भी है, तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से हमारे यहाँ पोटेंशियल किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा दिख रहा है? देखिए, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, बहुत सेक्टर्स में मिलेगा। ये इस पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, मार्केट बदल रहे हैं, इसमें सप्लाई चेन्स बदल रहे हैं। तो इस पूरे सप्लाई चेन में फाइनल प्रोडक्ट एक चीज़ है, उसके पूरे सप्लाई चेन में कहीं कहीं बहुत जगह से चीन को निकाल दिया जाएगा, या उसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कहाँ हम लोग योगदान दे सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट शायद जर्मनी बने कोई बात नहीं, लेकिन उसका ग्लोबल सप्लाई चेन, हाँ, सप्लाई चेन को दिमाग में रख के करना पड़ेगा हमको। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जहाज बनाना। हाँ, देखिए, जहाज एक जो आज के आधुनिक जहाज हैं, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, डिजाइन टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए। वो हमारे पास भी है, हम तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है। लेकिन दुनिया में सबसे जरूरी चीज है वेल्डिंग। एक जहाज क्या है? लाखों घंटों का वेल्डिंग। अब ना अमेरिका के पास है, ना जापान के पास ये युवा, ये ज्यादातर टेक्नीशियन जो हैं उनके पास उतने हैं ही नहीं। और वो जितने हजारों जहाज बनाने की जरूरत है, उनके पास है ही नहीं। आज क्या है, 60% जो दुनिया के जहाज हैं अब नए बन रहे हैं, वो टैंकर हो या कंटेनर शिप हो, जो भी हो, वो सब चीन में बनते हैं। दूसरों के पास लोग ही नहीं है बनाने के लिए। सिर्फ एक देश है जिसके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है, वर्कर्स भी हैं, कोस्टलाइन भी है, स्टील भी है। तो हम लोग, लेकिन क्या है, परिस्थिति ये है कि हम दुनिया के 0.5% शिप्स बनाते हैं, क्योंकि हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि हमारे पास इतना मैन पावर है। और पूरा है, हमारे पास समुद्र तट है, हमारे अपने जरूरत के लिए जहाजों की जरूरत है। हमारे 95% हमारा जो आयात निर्यात है वो विदेशी जहाजों पे होता है। हाँ, तो आप देखिए, हमारे पास अपना डिमांड है, हमारे पास लोहा है, वेल्डर हैं, समुद्र तट है, टेक्नोलॉजी है, सिर्फ बनाते नहीं है। और ज्यादातर इसलिए कि हम लोगों ने ही ऐसे नियम बना के रखे हमारे ऊपर, अपने आप ने थोप के रखा था कि कोई बनाने की कोशिश भी करे ना, वो 40 लोग इंस्पेक्टर ये वो करके, एनवायरमेंटल लॉ करके उसको बांध के रख दिया था हम लोगों ने। तो पीएमएसी के मेंबर के तौर पर आप इसमें क्या इनिशिएटिव? तो इसमें मैंने बहुत सारे, आप देख भी सकते हैं, दूसरे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन प्रोसेस रिफॉर्म। एक एक करके नियम बदल रहा हूं मैं। अमेरिका में एक डोज हो रहा है, वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने पुराने संस्थाओं, पुराने नियमों, पुराने जो प्रोसेस जो भी हैं उनको बदला है। हजारों ऐसे नियम, प्रोसेस इत्यादि का हम लोगों ने बदलाव किया। ज्यादातर इंप्रूव हुए, कुछ जगह बदलाव के बाद जो हम लोगों ने सोचा था वो नहीं हुआ है, तो उसको फिर से करना पड़ता है। अच्छा, डोज जैसा सिस्टम यहाँ भी आप लोग कुछ कर रहे हैं, वो काफी साल से चल रहा है। हम लोगों ने ज्यादा इसका ढंडोला नहीं पीटा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी भला करो तो उस पे 4 लेते हैं। नहीं, उस पे 4 केस लग जाता है, पत्रकार बोलेंगे देखिए ये हो गया, इसका हो गया, ये करते हैं। तो मैं स्वयं ये इस प्रोसेस रिफॉर्म को मैंने स्वयं कितने दर्जनों नियमों को बदला, दर्जनों की 100 के ऊपर नियम बदले होंगे मैंने। अभी के सिचुएशन में आप लोग किस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव को पुश कर रहे हैं अपने लेवल से? तो एक है कि मैंने एफटीएस के बारे में बात किया, दूसरा है प्रोसेस रिफॉर्म्स। हर एक गवर्नमेंट की सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उनको एक एक करके बदला।
देखिए ईपीएफओ में अपना पैसा निकालने की कोशिश कीजिए, देखिए कितने कठिनाई मिलेंगी आपको। तो उसकी वेबसाइट को चले, उसकी प्रक्रिया को ठीक करे। हाँ, आपके शेयर, अनक्लेम्ड शेयर पड़े हुए हैं, उसको वापस निकालने में आप करने की कोशिश करिए, आप तो रोने लगेंगे, इतना बुरा हाल है। लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है, एक एक करके बदलना पड़ता है, किसी को बैठ के करना पड़ता है, नियम बदलो, वेबसाइट को ठीक से चलाओ, उसका जो प्रोसेस है उसमें जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको हटाओ। तो ये किसी को बैठ के करना पड़ता है, तब मैं करता हूँ। अरे वाह, एक चीज और आपसे यूएस का मामला है, चूंकि इसमें मैं एक सवाल और पूछूंगा कि जिस तरह के पर्सनल रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, आपको लगता है कि जब अलग अलग देशों के साथ यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेगा तो वहां पे एक बेनिफिट कहने के मिलेगा इंडिया को? कुछ तक मिलेगा, लेकिन हाँ, ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के बीच में जो एक केमिस्ट्री है वो अच्छी है, तो इसका थोड़ा तो लाभ मिलेगा। मतलब छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी जो एफटीए या और कोई भी विषय है वो अटकेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे उनका उन दोनों में एक समझौता है। लेकिन अंत में हर एक ट्रेड एग्रीमेंट हो या कोई भी चीज हो, उसको वही एक लाइन करके, एक लाइन फुल स्टॉप कामा करके करना पड़ता है। एक और सवाल यह है कि एक स्टेज ऐसा भी लोग जता रहे हैं आशंका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि हो सकता है कि यूएस एक लिमिट के बाद ये कहे कि आप या तो मेरे साथ रहिए या तो चाइना के साथ रहिए। अगर ऐसे सिचुएशन आता तो इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, चाइना से हमारा बॉर्डर या जहां भी तनाव रहा है, दूसरे तरीके के भी उनके साथ हमारी समस्या रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उनके साथ आयात निर्यात नहीं करते हैं, करते हैं। उनके वो कहें तो गुड्स ट्रेड को अगर लें तो वो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। एफडीआई पे बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखा है, हमने बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी उन पे लगाया, लेकिन एकदम बंद नहीं किया है। तो हमारा झुकाव है एक तरफा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम चीन के साथ उनके साथ हमारा आयात निर्यात नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या किसी और चीज पे समझौता नहीं होगा। तो हम लोग करते रहेंगे, उनके साथ भी हम लोग काम करेंगे, अमेरिका के साथ भी करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि हमारे इंटरेस्ट्स क्या हैं, अपने हाँ, ये है। पहले क्या होता था, हम लोग ने कोई एक बड़ा प्रिंसिपल बना के कोई एक मॉरल स्टैंड लेते थे हर चीज पे, करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना क्या इंटरेस्ट है उसको देखें, उसको पूरी तरह से हम लोग उसके आधार पे चले। जैसे हमने किया, जैसे रूस से तेल खरीदना, दुनिया भर के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये गलत है, क्यों कर रहे हो ये वो, हम लोग डटे रहे। अंत में हम लोगों ने तेल खरीदा और बाकी लोगों ने मान लिया। एक आखिरी सवाल आपसे कि इसमें एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के टैरिफ कैलकुलेशन करके इंडिया समेत बाकी देशों को बदनाम कर रहा है, फिर कहें कि टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है यूएस, कई लोगों का कहना है कि कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी ये इस तरीके से मास स्केल में आप जब करेंगे ना, कोई एक रफ कैलकुलेशन करके करेंगे, क्योंकि आप कौन 200 देश के हर एक उसमें थोड़ी करने वाले थे, वो तो वैसे भी थोप देंगे। तो उसमें ऐसा ही होगा, और कोई तरीका नहीं है, या तो करें या ना करें। तो क्या भारत इस बात के लिए भी यूएस के साथ बार्गेन कर सकता है कि हमारे पास? देखिए, ये इन चीजों पे कितने दिन बहस करेंगे? हमारे लिए बदलेंगे तो 40 लोगों के लिए बदलेंगे, कुछ नहीं। हम भी इतने बड़े मार्केट हैं, आप इस चीज को समझिए। ये सही है, लेकिन असली खेल क्या है? एफटीए को ढंग से करना, जल्दी करना और इस तरीके से करना जिससे हमारे अपने जो इंटरेस्ट हैं उसमें फुलफिल हो जाए। तो इसमें इस छोटे चीज को लेके समय व्यस्त करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी टेम्पररी है। हमारे लिए असली चीज है एफटीए, और जिसमें दोनों का लाभ हो, हमारा और हमें अपना लाभ देखना है, उनका लाभ वो खुद देखें। हमें क्या लाभ है हम देखें, तो उसको देखें। जिन तीनों जहां अगर कोई जगह है जहां हमें पीछे हटना भी पड़े, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितना सेंसिटिव है, और दूसरा है कि दूसरे जगह में इतना लाभ है कि अगर यहाँ पीछे हटना पड़े तो ठीक है, नुकसान नहीं है। ओवरऑल पिक्चर को करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर जो हमारे इंटरेस्ट हैं अलाइंड है, तो ये हमारे लिए, जो मैं से कह रहा हूँ, ये अवसर है। लेकिन इसके लिए पूरे देश को एक साथ धक्का देना पड़ेगा। ये उद्योगपतियों को करना पड़ेगा, अफसरों को करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर, जुडिशरी, सबको एक ही
दिशा में अगर धक्का मारेंगे, ये हमारे लिए एक झटके में हम ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मतलब एकदम बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। नमस्कार।